नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और मेरा यूट्यूब चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है मॉडल वर्ब्स, उसको हम लोग देखेंगे। अगर कोई विद्यार्थी सीबीएसई से है, कोई बिहार बोर्ड से है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन का तैयारी करता है तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से वीडियो को गो थ्रू यानी शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। क्वेश्चन जो है डायरेक्टली यहीं से पूछे जाएंगे। ऐसे भी क्लास 8 से लेके 12 तक है ना, 8वीं से लेके 12वीं तक जो है आपके सिलेबस में सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो, मॉडल को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम लोग मॉडल वर्ब को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मॉडल वर्ब कहते किसे हैं। ठीक है, एक होता है MODEL, ठीक है, और एक है आपका MODAL। तो एक DAL वाला है, ठीक है, MODEL वाला नहीं। वो मॉडल का मतलब क्या, जो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां होती है, हीरोइन होती है, जो रैंप पर वॉक करती है, वो मॉडल हो गया। यहाँ जो है MODAL, ठीक है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग कहेंगे कि इट इज द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, सबसे पहले आप ये जानिए कि मैं आपको अगर डेफिनेशन बता दूं तो इससे आप समझेंगे क्या। थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि मॉडल वर्ब की शुरुआत कहां से हुई और मॉडल वर्ब आया कहां से। अगर मैं आपको बता दूं कि इट इज द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच शोज प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन, परमिशन, एबिलिटी, तो आप समझ ही नहीं पाइएगा। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं जहां से आपको ये पता चले कि मॉडल वर्ब की उत्पत्ति हुई कहां से, मॉडल वर्ब आया कहां से और आखिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा वर्ब का बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, वर्ब, तो आपको थोड़ा बहुत वर्ब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऐसे मैं वर्ब यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ा दे रहा हूँ। जब वर्ब का वीडियो आएगा तो वहां पे मैं बिल्कुल अच्छे तरीका से इस बात का चर्चा करूंगा। तो बहुत सारे मैक्सिमम लोग होते हैं बहुत शॉर्ट में पढ़ जाते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। ठीक है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, मतलब कोई वो काम हो रहा है, अगर वो शब्द डिनोट कर दे दैट इज कॉल्ड वर्ब। या बोलचाल की भाषा में सही है, आप बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, साइड में रखना है, और जो सही डेफिनेशन है उसको देखना है कि आखिर में सही डेफिनेशन है क्या। ये भी आपका चल सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने अंग्रेजी को इम्प्रूवमेंट करें, एक अच्छे लेवल तक ले जाए, एक अच्छे सेंस को डेवलप करें। तो इसको हम लिखेंगे विच डिनोट्स, ठीक है, एन एक्शन, विच डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, उस डेफिनेशन को छोड़ के अब इसको फॉलो करना है। ठीक है, क्या कहता है कि विच डिनोट्स एन एक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक्शन का मतलब क्या हुआ, कार्य। ठीक है, एक्शन का मतलब क्या हुआ, कार्य। जो भी क्या करेगा, किसी कार्य को दर्शाएगा, वर्ब कहलाएगा। अब कार्य होते कैसे हैं, एक होता है मेंटली, एक होता है फिजिकली। फिजिकली जिसमें हमारा बॉडी पार्ट्स जो है बाहरी रूप से वो एक्टिव है, जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका फिजिकली का, यानी एक्शन जो होंगे फिजिकली भी होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, एक्शन जो होंगे आपका मेंटली भी होंगे। ठीक है, तो मेंटली और फिजिकली दोनों जो एक्शन होंगे वो वर्ब का पार्ट होंगे। तो मेंटली एक्शन किस प्रकार का, जैसे हम लोग सोच रहे हैं, इसमें आपका क्या है, पूरा फिजिकली जो बाहर आउटर है वो नहीं है, लेकिन आपका इनसाइड वो क्या कर रहा है, वो काम चल रहा है। जैसे आप सो रहे होते हैं दैट टाइम, तो आपका हाथ पांव जो वगैरह स्थिर रूप से आप सोए हुए थे, लेकिन वो आपके बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स में वो क्या है, क्रिया हो रही है, कार्य हो रहे हैं। तो आपको एक्शन का मतलब यहाँ पे दोनों चीज, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो एक बार फिर से हम आपको क्या करते हैं, वर्ब का डिफिनेशन बता देते हैं। ऐसे लोग जो सामान्यता कहते हैं वर्ब इज अ डूइंग वर्ब, थोड़ा सा इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, इसको हटा के चलना है। और एक्चुअल में जो डेफिनेशन है क्या, कि विच डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, जिससे किसी कार्य के होने का पता चले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। कार्य कैसा होना चाहिए, फिजिकली और मेंटली दोनों कार्य के ही तक आएंगे, दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ न कुछ कर रहे हैं। इसके बाद है कि भाई वो होते कितने प्रकार के हैं। तो वर्ब मेनली यहां से अगर बांटे तो दो भाग में बांट सकते हैं वर्ब को। ठीक है, एक इधर मैं लिख दे रहा हूं, एक मैं इधर लिख दे रहा हूं। और देखिएगा ये जो मॉडल आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है वो आया ही यहीं से। और थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है, ताकि आप सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट पढ़ रहे हो, टेंस पढ़ रहे हो, तो किस जगह पे किसका इस्तेमाल करना है ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से वर्ब हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं।
एक आपका हो गया लेक्सिकल वर्ब, ठीक है, लेक्सिकल वर्ब, और आपका दूसरा इसमें बांट दें एक्सुलरी वर्ब, ठीक है। अब लेक्सिकल वर्ब को ही कहीं कहीं आपका नाम है मेन वर्ब, ठीक है, और एक्सुलरी वर्ब को ही कहीं कहीं बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। एक्सुलरी मतलब भी सहायक और हेल्पिंग वर्ब मतलब भी सहायक। लेक्सिकल और मेन, लेक्सिकल को एक नाम से और जाना जाता है ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब। देखिए मैं आपको वर्ब का, मॉडल वर्ब का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे रहा हूं, ताकि हम डायरेक्ट अगर मॉडल वर्ब समझाएं तो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मुझे जो कार्य है आपको किस रूप से सेटलमेंट करना है माइंड में वो मुझे पता है, ठीक है। तो इसी के चलते मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा वर्ब का बैकग्राउंड बता देता हूँ, और सारे विद्यार्थियों को कम से कम ये जानना तो जरूरी है कि वर्ब के आखिर कैसे कौन कौन से रूप होते हैं। देखिए आज मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा फाइनाइट वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, लेक्सिकल क्या है, एक्सुलरी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप सेट कर लीजिएगा माइंड में, ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक लेक्सिकल हो गया, एक एक्सुलरी हो गया। तो पहला सबसे सवाल जो हिट करना चाहिए माइंड में कि लेक्सिकल वर्ब क्या है, ठीक है। तो जैसा कि वर्ब है जिसका हम लोग वर्ब 1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म V2, V3, V4 और V5, अगर किसी वर्ब का पांचों रूप हम लोग बना सकते हैं वर्ब 1 से लेकर वर्ब 5 तक, तो वैसे सारे वर्ब क्या होंगे, लेक्सिकल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूं, गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना, तो वर्ब का पहला रूप है। वेंट वर्ब का दूसरा रूप, गॉन वर्ब का तीसरा रूप। अगर वर्ब के पहले रूप में आईएनजी लगा दें दैट मीन्स गोइंग, ये वर्ब का चौथा रूप, और अगर वर्ब में एस और ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब का पांचवा रूप। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल पढ़े हैं, पढ़ाऊं तो रात गुजर जाएगा लेकिन आपको खत्म नहीं होगा। तो सिर्फ समझने पर जोर देना है कि वैसे वर्ब जिसका V1, V2, V3, V4 और V5 सारे के सारे हम लोग बना सकते हैं, वो सब सारे वर्ब क्या होंगे, लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत आएंगे, या फिर ऑर्डिनरी वर्ब होंगे, या फिर इसको मेन वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसका V1, V2, V3, V4, V5 होगा वो क्या होंगे, लेक्सिकल वर्ब होंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हो गया, चाहे ऑर्डिनरी वर्ब होंगे उसी को मेन वर्ब बोलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाए। कहीं से आपको पूछेगा, अब इधर सेक्शन में आते हैं, एक होता है एनोमाइलस फाइनाइट, ठीक है, एनोमाइलस फाइनाइट। एनोमाइलस फाइनाइट होता है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, एक्सुलरी वर्ब को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखना क्या है आपका, एनोमाइलस फाइनाइट की संख्या है कितनी, यानी अगर एनोमाइलस फाइनाइट की संख्या मुझे पता चल गया तो एक्सुलरी वर्ब की कितनी संख्या है वो ही मुझे पता चल जाएगा। तो एनोमाइलस फाइनाइट के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सुलरी वर्ब को पढ़ते हैं, और एक्सुलरी वर्ब की अगर आपसे कोई संख्या पूछे तो एक्सुलरी वर्ब की संख्या 24 है, ठीक है। अब ऐसा है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अध्ययन के दृष्टिकोण से, मतलब जिसमें हमको सुविधा लगे उस हिसाब से इसको बांट लिया गया है। तो यह जो मॉडल वर्ब देख रहे हैं ये एक्सुलरी का ही पार्ट है, समझ में आई बात, यानी एनोमाइलस फाइनाइट एक्सुलरी वर्ब का ही क्या है, मॉडल ऑफ पार्ट है। शुरू में मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि मैं आपको थोड़ा इसका जो डीपली थॉट्स है उसको मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता था। अब क्या करना है कि एक्सुलरी जो है आपका, इसको दो भाग में बांटना है। अब जिनकी गणित अच्छी होगी वो अब तक 2 से भागा दे चुके होंगे कि सर एक तरफ 22 को, दूसरी तरफ क्या करना है, 22 को रख दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम लोग 11 और दूसरा क्या 13, यानी एक तरफ 11 और दूसरी तरफ 13 में क्या करेंगे, बांटेंगे इसको। तो 11 जो होगा आपका उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी एक्सुलरी, ठीक है। और इधर जो आपका 13 है उसको बोलेंगे मॉडल एक्सुलरी। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि एक्सुलरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके जो सिलेबस में मॉडल एक्सुलरी जो दिया हुआ है वो है किसका पार्ट है, वो है आपका हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, यानी वो एक्सुलरी वर्ब का क्या है, पार्ट है, ठीक है। इधर आपने देख लिया था, हो सके आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब का डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार के काइंड होते हैं, ये भी आपको बता दिया गया, ठीक है। अब आते हैं एनोमाइलस फाइनाइट, जो हम लोग एक्सुलरी वर्ब यहाँ देख रहे हैं, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। इस पे चर्चा क्या करना है, ये हम लोग एक्सुलरी वर्ब की संख्या बताया 24,
इसको बांटा गया किसमें, 11 के रेशियो में और 13 में, ठीक है। तो जब इसको 11 में बांटा गया तो 11 वाले को हम लोगों ने बोला प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी एक्सुलरी है, ठीक है, एक से लिख देते हैं। और इनकी संख्या मैंने बताया आपको कितना, 11। तो 11 है कौन कौन, जरा इनको देख लिया जाए। तो इनको एक फॉर्म होता है 2 के साथ बी, यानी एक बी फॉर्म में बांटा गया है, एक इनको बांटा गया है टू हैव फॉर्म में, और एक इनको बांटा गया है टू डू फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं क्लास में अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं कि यार बी जो है दिखने में छोटा है लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर बी मेन वर्ब का काम करेगा, ये मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब में इसका यूज कहाँ है वो मैं बताऊंगा। जब मेन वर्ब का काम करेगा तो इसका मतलब होता है होना, बनना, रहना और ठहरना, ठीक है। जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो होना, बनना, रहना, ठहरना। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में आपको इस तरह से दिया रहेगा कि आई फिलिंग द ब्लैंक्स अ डॉक्टर, ठीक है, और आपको ऑप्शन सिर्फ बी दिया है, तो यहाँ पे भरना क्या है। विद्यार्थी को यही नहीं समझ में आता है कि आखिर बी का फॉर्म क्या होता है। तो एक्सुलरी वर्ब में बी का 5 रूप होता है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है और वर होता है, ठीक है। इज, आर, एम और वाज, वर, ठीक है, बी का 5 रूप। तो 11 में से क्या हुआ, हम लोग 5 देखेंगे, किसका फॉर्म, बी का। इसके बाद हैव का 3 फॉर्म होता है, हैज होता है, हैव होता है और एक हैड होता है। तो 5 और 3 टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और इसके बाद टू डू, डू होता है, डज होता है और क्या होता है, डिड होता है। तो आप बोलिएगा सर कि डू मतलब तो करना होता है, इसका इस्तेमाल तो हम लोग कहाँ करते हैं, मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जी बिल्कुल, आप जो है डू का इस्तेमाल वो मेन वर्ब में भी करते हैं, ठीक है। डू का मतलब क्या होता है, करना। लेकिन जैसे ही अगर आप वर्ब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि वर्ब का अगर 5 रूप है, V1, V2, V3, V4 और V5, और इसका यूज अगर टेंस में होता है तो हम लोग इसके क्या लगाते हैं, V4 के पहले लगा देते हैं इज लगा दे, आर लगा दे, एम लगा दे, वाज लगा दे, वर लगा दे। क्यों, क्योंकि इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो V4 के पहले क्या लगा देते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। V3 के पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, हैज लगा देते हैं, हैव लगा देते हैं और हैड लगा देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि V1 और V2 और V5 का टेंस में हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहां तो इसको कोई हेल्प करने नहीं आया। लेकिन जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो V1 की जगह डू और V5 की जगह क्या, डज, तब उसके साथ नॉट लिखते हैं, तब उसके साथ V1 लिखते हैं। तो यह जो डू मेरा है, डू का मतलब करना, मेन वर्ब के रूप में डू मतलब करना होता है, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। अगर आप थोड़ी बहुत टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम निगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट और डू नॉट, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड नॉट। तो यह उस समय किस चीज का काम कर रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होता है, एक्सुलरी वर्ब का काम कर रहा होता है, और इसी के चलते इसको प्राइमरी एक्सुलरी में रखा गया है। तो डू, डज और डिड भी क्या है, आपका एक्सुलरी का ही पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब का ही क्या है, पार्ट है। तो आपको समझना है कि चीजें कैसे बनाई गई है, रटना नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि वर्ब का 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4, V5। V4 के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, इज, आर, एम, वाज, वर है। V3 के लिए हैज और हैड है। फिर पैसिव फॉर्म में भी होता है आपका बी है, इज, आर, एम के साथ भी V3 का इस्तेमाल हो जाता है वाज, वर के साथ। लेकिन V1, V2 और V5 के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं आता है। लेकिन जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो हम लोग डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं, कब, टेंस फॉर्म में। तो यह जो पार्ट हुआ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम किया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मॉडल की तरफ। प्राइमरी एक्सुलरी तो हम लोगों ने देख लिया, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब की संख्या कितने आए, 11। बी का 5 फॉर्म, इज, आर, एम, वाज, वर। हैव का 3 फॉर्म, हैज, हैव, हैड हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा डू का 3 फॉर्म, डू, डज क्या हो गया, डिड हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बी का
मेन वर्ब में यूजेज कहाँ कहाँ होता है, तो उनको बोलना है होने के लिए, बनने के लिए, रहने के लिए और ठहरने के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट के सेंस पे डिपेंड करेगा कि कब इसको समझा जाएगा। लेकिन बी का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब में 4 रूप होता है। हेल्पिंग वर्ब में कितने होते हैं, इज होते हैं, आर होते हैं, एन होते हैं, वाज होते हैं और क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, और हैव का तो हैज हैव हैड और डू का डू डज डिड। आपसे कोई पूछेगा कि डू तो भैया मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, तो बोलिएगा हम सीधी सी बात जानते हैं कि V1 V2 और V5 के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब तो लगता नहीं है टेंस में। निगेटिव में आप देते हो ना, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, तो यही वो क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं मॉडल वर्ब, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। और अगर आपको मॉडल वर्ब को समझाना पड़े तो क्या समझाइएगा, मॉडल वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है और क्या क्या व्याख्या करता है, यह व्याख्या करता है ऑब्लिगेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, ये सब सारे का मॉडल वर्ब में क्या होता है, संभावना भी व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मॉडल वर्ब, तो यही जवाब देना है कि इट इज द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इट इज द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। यह ऑक्सिलरी वर्ब का ही क्या है, हिस्सा है। विच शोज, जो दर्शाता है क्या क्या, ऑब्लिगेशन, ठीक है, सजेशन, ठीक है, परमिशन, कैपेसिटी हो गया, कैपेसिटी, इसके बाद एबिलिटी, ठीक है, परमिशन, ईटीसी। ठीक है, अब बोलिएगा सर ऐसा है, कैसे परमिशन शो करेगा, कैसे प्रोबेबिलिटी भी शो करता है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी भी लिख दे रहे हैं, संभावना। ठीक है, अब आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल की मदद से, समझिएगा कि मॉडल वर्ब है क्या। अगर थोड़ा बहुत समझ गए आप तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है कि मॉडल वर्ब क्या चीज का नाम है। यहाँ पे हम 3 बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, आज इसमें तीनों में अपना स्टूडेंट का नाम लिखूंगा, ठीक है, लड़का ही होगा। एक है रोहित, ठीक है, दूसरा है गुनगुन और तीसरा है गोलू। इस फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि एक मॉडल वर्ब जो है क्या है। मुझे 500 रुपए की जरूरत पड़ गई, ठीक है, और मुझे हेल्प लेने के लिए सारे विद्यार्थियों के पास जाने का इरादा कर लिया कि मैं जाऊंगा किसी विद्यार्थी से आपातकालीन स्थिति में कुछ पैसे जो है ले लूंगा। तो सबसे पहले मैं गया गोलू के पास, तो गोलू ने बोला, एक वर्ड इस्तेमाल किया, कैन। इसने बोला सर आई कैन गिव यू मनी, तो वर्ड का इस्तेमाल किया कैन। इसके पास गुनगुन के पास गया तो इसने बोला आई में गिव यू मनी, तो इसने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, मे। और यह जो गोलू है इसने वर्ड इस्तेमाल किया माइट का। इसका इस्तेमाल किया माइट का। अब 3 तरह के 3 विद्यार्थी और 3 तरह के क्या है मेरे पास जवाब आया, और मुझे यह डिसाइड करना है कि पैसे किसके पास मिलेंगे और मुझे किससे क्या करना है, पूरी के पूरे आश्वासित हो जाना है कि पैसा मुझे यहाँ पे मिलेगा। यह जो देख रहे हैं कैन, यह मॉडल वर्ब ही है। मे जो है यह मॉडल वर्ब ही है और माइट जो है क्या है, मॉडल वर्ब ही है। लेकिन यहाँ पे कर क्या रहा है, संभावना व्यक्त करेगा, एबिलिटी बात करेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात होगी, प्रोबेबिलिटी की बात होगी कि पैसा मुझे कहाँ मिलेगा। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि कैन भी मॉडल वर्ब, मे भी मॉडल वर्ब, माइट भी मॉडल वर्ब। जहां जिसकी संभावना वहां पे उसका यूजेज होगा। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि पैसा किसके पास मिलना चाहिए। हालांकि मैं समझा देता हूं कि अगर यहाँ बात करें पॉसिबिलिटी का तो 80 to 90%, ठीक है, यहाँ पे मे का बात करें तो 50% और माइट का बात करें तो 10 से 12%। यानी अगर पैसा मिलेगा मुझे तो रोहित के पास से मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, कैन का इस्तेमाल किया है मॉडल वर्ब। ये क्या किया है, मे का इस्तेमाल किया है,
यानी संभावना है कि 50% में 50-50 में पैसा मिलेगा, पैसा ना भी मिलेगा। यह जो लड़का गोलू है दिमाग से बहुत तेज था, बोला सर आए हैं पैसा मांगने के लिए, कुछ ऐसा करेंगे कि मतलब सर भी समझ जाए कि हम पैसा देने लायक नहीं है और मेरा भी क्या हो जाए, काम बन जाए। ये लड़का क्या इस्तेमाल किया, माइट का इस्तेमाल किया, मतलब सर नाराज नहीं हो। लेकिन सर को पता है कि मॉडल भर पढ़ाए हैं, सर को मॉडल भर पता है ना पैसा मुझे कहाँ मिलेगा, तो इसने इस्तेमाल किया क्या, माइट। यानी 10 से 12% पॉसिबिलिटी माइट में है, तो 10 से 12% पैसा मिलने का चांस किसके यहाँ है, गोलू का। और 80 to 90% किसके यहाँ, रोहित के यहाँ। और में क्या है 50%। जैसे हम लोग क्लास में इन करते हैं तो बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तब मैं का इस्तेमाल की। अगर पूरा हम कैन इस्तेमाल कर दें तो बोलेगा मास्टर बा कि 80 to 90% खुद मतलब अधिकार रख रहा है और 10 से 12% खाली नामला पूछ रहा है, तो तब यही रंगदारी बतिया रहा है। 80 to 90% खुद यूज कर लिया और 10 से 12 मास्टर से पूछ रहा है तुम। इसी के चलते 50-50 सर का मूड हुआ तो आइए वरना जाइए। अगर आपका भी मूड है तो आइए वरना क्या कीजिए, चले जाइए। बात समझ में आया? चलिए, तो एक तो ये माध्यम से समझा दिया मैंने, समझ गए ना। ये सब मॉडल वर्ब है, जिसकी जहां पॉसिबिलिटी उस इस्तेमाल से हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। और सब है किसका पार्ट, यह जो आपका पार्ट है वो एक्जुलरी का ही पार्ट है। चलिए एक मीडियम से और आपको समझाते हैं। ऐसा ही कि जैसे मान लिया जाए या 3 गोला है, ठीक है, इंडिया वर्सेस, अगर सबसे ज्यादा मैच होता है और धुलाई करने में मजा आता है तो ये बगलगीर को ही मजा आता है। और इसका नाम क्या है, पाकिस्तान। कूट दो पकड़ के, ठीक है। तब मैच चल रहा है और जीतने की बात हो रही है, तो एक इस्तेमाल किया मस्ट, एक इस्तेमाल किया शुड, एक इस्तेमाल किया आउस टू, है ना। ये आउस माधुरी दीक्षित वाला नहीं है, वो गाना है दीदी तेरा देवर दीवाना। देखिएगा यहाँ से मारता है गुलेल सलमान खान, माधुरी दीक्षित के कोई खास जगह पे जाके लगता है तो आवाज आता है आउच, वो वाला नहीं है, ये मॉडल भर वाला आउच है, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया को तो जीतना ही चाहिए। तो ये जो वर्ड है मस्ट, शुड और आउट टू, तीनों का मतलब क्या है, चाहिए। तो बताइए कि तीनों का अगर मतलब चाहिए है तो लेखक तो हो गया बुद्धि से थोड़ा सा छोटा, फिर कहा 3-3 को लिख दिया। एक ही वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर लेते, चाहिए मेरा काम हो जाता, ठीक है। देखिए हम हैं बिहारी टीचर, मेरा टोन आएगा बिहारी वाला और आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, नॉट पर्पसनली। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास नहीं कोई ढंग का सेटअप है, लेकिन आप लोग का प्यार है और मेरा मेहनत है, यही क्या करेगा, दोनों रहने लगेगा, ठीक है। तो तीनों का मतलब होता है चाहिए, और मस्ट है और टू है, शुड है। चलिए तो आगे हम देखते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में चल रहा है, ठीक है, और कोई बोल दिया कि हमें जीतना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, एक ही विकेट से काहे नहीं जीते, हम जीतेंगे। और एक है नॉर्मली चाय बिस्किट खा रहे हैं, बतिया रहे हैं, हमें जीतना चाहिए। तो यही है, पॉसिबिलिटी का खेल है, एबिलिटी का खेल है। जैसे देखते हैं कि गांव में चाहे शहर में आदमी क्या करता है, लव मैरिज का उसको भूत सवार हो जाता है तो पॉल पे चढ़ जाता है। शोले फिल्म में क्या, धर्मेंद्र टंकी पे चढ़ गया और बसंती बसंती, है ना, बसंती बोला ना। तो इस तरह से क्या होता है, गांव का लड़का पॉल पे चढ़ जाता है लाइन वाला पे और बोलता है कि क्या हमें इससे शादी होनी ही चाहिए। गार्जियन क्या करता है, उसको समझाता है, हाँ 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 करेंगे करेंगे करेंगे, फिर उसको पॉल पर से उतारता है, भरदम कूदता है ना। उसके बाद उसका सब प्यार से भूत उतरता है, फिर जेते लड़की से शादी होता है। लेकिन एक वर्ड इस्तेमाल किया ना कि हमें इसी से शादी होनी ही चाहिए, एक हुआ कि शादी होनी चाहिए। बात समझ में आया? यानी सिर्फ क्या है, त्रिवता का खेल है मेरे भाई का आका, त्रिवता। अगर मस्ट कर दिए यूज तो चाहिए मतलब चाहिए, और शुड और आउट टू क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। यानी जितना वेटेज शुड का उतना वेटेज आउट का भी, ठीक है। और मस्ट लगा दिए तो क्या हो गया, सिविलिटी तेज हो गया। एग्जाम्पल की वजह से हम आपको समझा रहे हैं। अब बोलिएगा सर शुड भी है और आउट टू भी बतिया बराबर है, तो दोनों अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है। जनरली मॉडल वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन दो क्वेश्चन मॉडल वर्ब है, देखो आउट टू है वो यूज टू, जिसके बाद क्या होता है, सॉरी आउट टू है यूज टू के बाद क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यही चलते इसका इस्तेमाल किया गया है कि जहां मुझे इंफिनिटिव फॉर्म देना होगा
वहां आउट टू लगा देंगे। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन विद्यार्थी के मन में एक सवाल रह ही जाता है, सर व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, ये तो बतेबे नहीं किए, शुरू में बोले और लास्ट में बतेबे नहीं किए। ठीक है, तो इतना जानना है बउआ कि मॉडल वर्ब जो है पॉसिबिलिटी का खेल है, कैपेसिटी है, परमिशन है। देखिएगा जहां जैसा संभावना लगे वैसा क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो मॉडल वर्ब का बात चल रहा था, तो 13 था संख्या, इसको एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं कौन कौन है। तो मॉडल वर्ब की संख्या कितना था, 13। तो कैन है तो समझिए कि कुड भी है, और मे है तो क्या है, माइट भी है। ठीक है, ये आपको याद करने का ट्रिक हो जाएगा। शैल है तो शुड भी है, ठीक है, और विल है तो वुड भी है। तो कितना हो गया, 4 4 8। एक होता है मस्ट आपका, एक होता है आपका आउट टू। तो 8 और 2 कितना, 10। इधर इतना अभी तक 10 हो गया है। और 3 जो है ये मार्जिनल, ठीक है, या फिर इसको सेमी मॉडल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, समझ गया। तो कौन कौन है इधर देखिए, एक नीड है मेरा, ठीक है, एक डेयर है मेरा, और एक यूज टू है मेरा। ठीक है, तो यह नीड हो गया, डेयर हो गया, और क्या हो गया, यूज टू मेरा क्या हो गया, सेमी मॉडल वर्ब। ठीक है ना। तो टोटल कितना मॉडल वर्ब, 13 गो। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। ये जो 3 गो है वो क्या है मेरा, सेमी मॉडल वर्ब, मार्जिनल मॉडल वर्ब, मतलब आधा। आधा का है, ये मेन वर्ब का भी काम करता है और मॉडल वर्ब का भी काम करता है। जैसे नीड का मतलब क्या, जरूरत होना या फिर आवश्यकता होना। डेयर का मतलब क्या, हिम्मत दिखाना। ठीक है, और यूज का मतलब क्या, प्रयोग करना। तो मेन वर्ब के रूप में भी और मॉडल वर्ब के रूप में भी। समझ गए ना। जब इसका एक एक लाइन का मैं एक एक वर्ड का एक्सप्लेन करूंगा तो और भी ज्यादा क्या होगा, क्लास एडवेंचरस होगा। ठीक है, इसको मिटाएं। और एक छोटा सा और टॉपिक है आपको समझने के लिए, उसको मैं बता देता हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। और उसके मतलब नेक्स्ट क्लास होगा, यानी उसके अगले क्लास, जो कि मॉडल वर्ब का कहाँ कहाँ यूजेज है, मॉडल वर्ब का कुछ स्पेशल रूल है, और उसके बाद हम लोग कैन से गाड़ी आगे बढ़ा लेंगे। यानी यह जो आपका क्लास है मॉडल वर्ब के इंट्रोडक्शन का क्लास है, जहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब के कितने पार्ट्स हैं, लेक्सिकल वर्ब क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये सब हमने सारी चीज देखा। इसके बाद एक्जुलरी वर्ब क्या है, एनोमैलस फाइनाइट के अंतर्गत कितने वर्ब है, 24 है, उसको हमने 2 भागों में बांटा, प्राइमरी में बांटा, इसके बाद मॉडल में बांटा, और जो मॉडल आपका सिलेबस का पार्ट है। मॉडल वर्ब का हम लोग डेफिनेशन भी देखे हैं कि क्या है, मतलब, और इसके एग्जाम्पल की मदद से हम लोग क्या करें, समझे भी। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बताना हम भूल गए थे, इसको बता दे रहे हैं कि जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, यह क्या है, आई एम मेरा एक ही वर्ब है। इस सेंटेंस में क्या है, एक ही वर्ब है। जब सेंटेंस में एक वो वर्ब रहे ना तो उसको मेन वर्ब भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेन वर्ब भी। तो विद्यार्थी पूछेगा ये सर कैसे, आपने तो बोला था कि एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है, लेकिन आप बतिया रहे हैं क्या कि एम मेन वर्ब है। तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, समझे कैसे, तो देखिए कि यहां से यहां तक जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की संख्या के गो, एगो। तो एगो वर्ब रहेगा तो क्या होगा, मेन वर्ब। अरे जहां सुनता नहीं है कि अंधों में काना राजा, जहां कोई और राजा नहीं है वहां वो कानो राजा, वो क्या है, राजा ही है। और जहां पेड़ नहीं है वहां लेड़ प्रधान। जो गांव से बिलोंग करते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो एम जो है वो क्या यहाँ पे काम कर रहा है, मेन वर्ब का। ठीक है, और एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इतना कुछ कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेते हैं तो आगे का रहा आपका आसान। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, टाइम देखते रहिए कितना हुआ। तो यहाँ पे 2 को वर्ब इस्तेमाल है, लाइक्स और लाइक, और एक वर्ब आपका यहाँ पे है टू प्ले और टू प्ले। तो एक ही सेंटेंस में आपका फाइनाइट वर्ब भी छिपा हुआ है
और नॉन फाइनाइट वर्ब भी छिपा हुआ है, और आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी कि कौन फाइनाइट है कौन नॉन फाइनाइट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे मैंने लाइक्स लगाया, दैट इज कॉल्ड वर्ब 5। यहाँ पे मैंने लाइक लगाया, दैट इज कॉल्ड वर्ब 1। क्यों लगाया मैं? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है थर्ड सिंगुलर है, और सिंगुलर में क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, यू कर लेते हैं। आई तो हमारा है ही, अपने साथ क्या लेता है? V1 लेता है, वॉज लेता है, हैव लेता है, डू लेता है, प्लूरल को ही रख लेते हैं। यह जो क्या है आपका प्लूरल है और सेकंड पर्सन है। कौन सा है? सेकंड पर्सन। तो यहाँ जब हम वर्ब का प्रयोग किए तो यह जो वर्ब है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड किया, यानी ही है तो ही के साथ लाइक्स यानी V5, दैट इज गॉट। सिंगुलर के साथ हम लोग V5 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यू जो है मेरा क्या है? प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ हमने क्या किया? V1 का इस्तेमाल किया। यानी इस वर्ब को हम चेंज कर रहे हैं किसके मदद से? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की मदद से। लेकिन यह जो वर्ब है टू प्ले, इस सेंटेंस में भी है और इस सेंटेंस में भी है। लेकिन जरा देखिएगा कि ही के साथ भी टू प्ले और यू के साथ भी टू प्ले। यहाँ ही के साथ तो लाइक्स था, यू के साथ क्या था? लाइक था। यानी वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड ना करे तो उसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड करे उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। जब मैं वर्ब का क्लास लूंगा तो एडवांस क्लास होगा वर्ब का, वहां पे नॉन फाइनाइट वर्ब पर चर्चा करेंगे। तो वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव। उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा जेरंड, ठीक है, और पार्टिसिपल। ठीक है, तो यह जो देख रहे हैं टू प्ले, इन्फिनिटिव का ही क्या है? पार्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करे उसका यूजेज सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर डिपेंड नहीं करता है, वो या तो इन्फिनिटिव होगा या तो जेरंड होगा या तो फिर क्या होंगे? पार्टिसिपल होंगे। जैसे यहाँ आपको पूछ दे कि फाइनाइट की नॉन फाइनाइट, तब बोलेंगे फाइनाइट। का है? क्या है कि इसका इस्तेमाल किसके अनुसार हुआ है? ही के अनुसार। टू प्ले नॉन फाइनाइट है, इसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है क्या? इन्फिनिटिव है। लाइक क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि किसके अनुसार हुआ है? सब्जेक्ट के अनुसार। यू है तो यहाँ पे V1 और यहाँ पे क्या है? यहाँ ही है तो V5। तो इसी के अनुसार आपको क्या है? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में अंतर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और आज का जो लास्ट टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। विद्यार्थी लोग समझ ही नहीं पाता कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। अरे डेफिनेशन से जाओगे तो कभी समझ में आएगा? बाप दादा का लैंग्वेज है, अंग्रेज छोड़ छाड़ के गया है अपने यहाँ, अपना प्रेशर लेके जिंदगी जियोगे तो कैसे काम चलेगा? है न जीने का ख्वाहिश है न मरने का खौफ है। न जीने का ख्वाहिश न मरने का खौफ। द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच ऑफ। समझा बात को? जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। इधर आओ। ट्रांजिटिव वर्ब, टेंशन लेके नहीं जीना है ना, टेंशन लेके पढ़ाना नहीं, एकदम बिंदास। ठीक है, अंग्रेजी ना समझ में आए तो मुझे बोलना। इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो सब खेल है ऑब्जेक्ट का। अगर सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट निकालने आ गया तो पहचान में आ जाएगा कि कोई ट्रांजिटिव है कोई इनट्रांजिटिव है। हिंदी होता है सकर्मक क्रिया और इसका क्या होता है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक और क्या? अकर्मक। तो समझो बात को कि मैं जैसे लिख रहा हूं कि आई एम प्लेइंग, ठीक है। फिर लिखा मैंने कि अच्छा इसको कर देता है आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, आई एम प्लेइंग इन द फील्ड। और यहां पे लिख देते हैं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्या कर रहा हूं? क्रिकेट खेल रहा हूं। यहां पे लिख देते हैं कि आई एम गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं कि ही गेव मी अ पेन, ठीक है। और चाहे ही गेव अ पेन, ठीक है। बात समझिए, अगर आपको ये पता हो गया ना कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब कोई खास चिड़िया का नाम नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। तो जो भी मेरा एक्शन होगा उससे हम दो वर्ड लगा के सवाल करेंगे। पहला व्हाट होगा
और दूसरा मेरा क्या होगा, होम होगा। व्हाट का मतलब क्या और होम का मतलब क्या, किसे। ठीक है, अब यहां हम पूछेंगे कि आई एम प्लेइंग इन द फील्ड। एक्शन मेरा क्या है, प्ले। क्या खेल रहा है, आंसर मेरा कुछ आया ही नहीं। किसे खेल रहा है, कुछ नहीं आया। तो यह जो वर्ब हो गया प्लेइंग, यहाँ पे प्ले मेरा किसका काम कर रहा है, इंट्रांजिटिव का। देखो मेरे प्यारे बच्चों साथियों, समझ जाओ कि वैसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वैसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। और कुछ वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। यह जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट फाइंड कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यहां पे मैंने बोला कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेल रहा है, सवाल लगा के करें तो क्रिकेट खेल रहा है। मैंने मेरा ऑब्जेक्ट आया इस वर्ब के साथ, तो मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। यही प्ले जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया, और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, क्या और किसे लगाकर। क्या खेल रहा है, तो इन द फील्ड, फील्ड में खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है पता नहीं चल रहा है। किसे खेल रहा है यह भी नहीं पता चला। तो यही मेरा प्लेइंग यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। ठीक है, और यही मेरा प्ले यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांजिटिव। यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत सारे ऐसे वर्ब जो दोनों होते हैं, और एक कब होंगे, जब उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इंट्रांजिटिव, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव। आई एम गोइंग टू पटना, क्या जा रहे हैं, जवाब नहीं आया मेरे भैया। कहां जा रहे हैं तो जवाब आता, किसे जा रहे हैं फिर नहीं पता। तो यहां पे गोइंग मेरा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे ही गेव मी ए पेन, क्या दिया, कलम। क्या दिया, ए पेन, किसे दिया, मुझे। तो यहाँ पे दूधू को ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे जो गिव मेरा वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव। तो वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को कैरी करे ट्रांजिटिव, वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को कैरी ना करे वो क्या है, इंट्रांजिटिव।